हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अतीश कुमार पांडे। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं हिंदी वर्णमाला, जो कि यूपीपी का और भी सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका एक अहम रोल प्ले कर रहा है। तो हिंदी वर्णमाला में पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि छोटा आ से लेके क्या तक तो ज़रूरी हमें याद होना चाहिए। आई होप आप लोगों को याद ही होगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो और अच्छी बात है आप लोगों के साथ। तो देखिए, जैसे कि हमें पता है हिंदी वर्णमाला को मुझे बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। मेन चीज़ बात है भाषा। तो मौखिक या उच्चारित भाषा। तो मौखिक भाषा की सूचना इकाई ध्वनि होती है। वास्तव में ध्वनि को संबंध सुनने या बोलने से है और भाषा के उच्चारण पर आधारित होता है। और उच्चारण करने के लिए मानव के जो मुख्य अवयव काम करते हैं उन्हें उच्चारण अवयव कहलाते हैं। तो यहाँ पे मौखिक अवयव एक हम जो मुँह से बोलते हैं वो मौखिक होता है, आप इतना ध्यान रख लीजिए। और जो लिखित होता है मतलब जिसको हम लिख के प्रकट करते हैं, जैसे इकाई होती है इसका संबंध लिखने या देखने से होता है। ये इम्पोर्टेंट ध्यान लिख लीजिए। और लिखित रूप से भाषा की वह छोटी सी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं हों, वो क्या कहलाते हैं। सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या है, वर्ण है। जैसे एक शब्द नीला। तो दोस्तों, जैसे हमें पता है कि सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। कई वर्णों को मिला के एक शब्द बनता है और कई शब्दों मिला के एक आपका मतलब कि एक आपका वो बनता है। किसका बनता है, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे नीला शब्द के ये टुकड़े किए जाए तो हम नी धन ला। अब नी और ला के टुकड़े किए जाए तो होंगे ना ई ला, मतलब जो आप लोग शुरू में पढ़ चुके हैं वो सारी चीज़ें। अब यदि ना ई ला के भी हम टुकड़े करना चाहें तो संभव नहीं आता। ये वर्ण है, मतलब वो शब्द वो चीज़ें जिसके वो छोटी से छोटी इकाई जिसके हम मतलब टुकड़े नहीं कर सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है। जैसे आप लेटर एक पढ़े हो, वही एक वर्ण होता है। अब यहाँ पे वर्ण को दो प्रकार में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले स्वर और व्यंजन। तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से अभी बताया वाक्य बनते, जिसको मैंने सेंटेंस बोला था। और वाक्यों के मेल से क्या बनती है, आपकी भाषा। चीज़ें देख लीजिए। वर्णों के मेल से आपके शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। इतनी बात आपको पता चली। अब ये ध्यान में रख लीजिएगा, वर्डों की संख्या आपके पास कितना है, तो यहाँ पे आप ध्यान दे दीजिएगा। जो हाईलाइट कर रहा हूँ 44 है। अब वर्डों को हमने पता है कि दो भागों में बांटा जाता है, एक आपका स्वर और दूसरा आपका व्यंजन। अब स्वर की बात करते हैं तो स्वर ये भी बात हम लोग पहले से भी पढ़ चुके होंगे कि जिनमें हमें ऐसा वर्ड के उच्चारण में जिसमें हमें अदर चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं, अर्थात वह वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारे टोटल ये 11 आपके जो वर्ड हैं, ये आप 11 देख लीजिए। ये जो 11 हैं आपके, छोटा आ से लेके औ तक, ये हमारे क्या हैं, 11 स्वर हैं। अब मात्राओं की संख्या वैसे मानी जाए तो कितनी होती है, 10 होती है। और मात्राओं की संख्या 10, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब व्यंजन की बात करते हैं तो वह वर्ण जिनके उच्चारण के किसी अन्य वर्ण की हमें सहायता करनी पड़ती है। आप पहले स्वर में भी पढ़ चुके हैं कि व्यंजन में वो वर्ण जिसमें किसी अन्य चीज़ों की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो हमारे क्या होते हैं, स्वर। लेकिन यहाँ पे व्यंजन जिसमें हमें सहायता लेनी पड़ती है। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। टोटल हमने 44 पढ़ा था, जिसमें से स्वर हमने 11 देखा और व्यंजन हमने क्या देख लिया, ये। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे 1966 के अनुसार कुल वर्णों की संख्या आपकी 52 मानी गई है। हिंदी का मानक लिपि देवनागरी है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इस चीज़ को जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप इस पे ज़रूर फोकस हो सकेगा, आप कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो उच्चारण के अवधि के आधार पर लघु स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, वो हमारे लघु स्वर होते हैं। इन्हें मूल स्वर और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल या ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है। कितना समय लगता है, दुगना, अर्थात 2 मात्रा लगता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर। तो यहाँ पे आपका ये दीर्घ हो गया और इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। संधि स्वर क्या कहा जाता है, तो आपको किस स्वर को संधि स्वर कहा जाता है, तो दीर्घ स्वर को संधि स्वर कहा जाता है। अब ओष्ठाकृत के आधार पर बात करते हैं वृत्ताकार स्वर।
तो वह स्वर जिनके उच्चारण में ओठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? वृत्ताकार। जैसे ऊ, छोटा ऊ, मतलब हम लोग ओठों की आकृति गोल नहीं हो जाती है, तो ये वर्ड हैं जिनको पढ़ने से वो आपकी आकृति ओठों की गोल, मतलब गोरी हो जाती है। गोरी नहीं, गोल बोलेंगे, सॉरी। अब इसमें आवृत्ताकार स्वर क्या होते हैं? जिनके स्वर के उच्चारण में ओठों की आवृत्ति आपकी गोल के समान, मतलब वृत्त के समान गोल ना होकर फैले रहते हैं। जिसमें गोल हो जाती है वो वृत्ताकार स्वर, और जिसमें फैले रहते हैं वो आवृत्ताकार होता है। जैसे ये आपका आवृत्ताकार है, ठीक है। अब जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर हमारे कितने स्वर होते हैं? तो एक अग्र स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग क्रियाशील रहता है, ये। और मध्य स्वर वह जिनके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है, वो हमारा मध्य स्वर कहलाते हैं। अब पश्च स्वर क्या होते हैं? वह स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का पिछला पश्च भाग क्रियाशील रहता है, हमारा पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आ से लेके औ तक आपका। अब मुखाकृति के आधार पे हम बात करेंगे, तो मुखाकृति के आधार पे क्या होता है? समृद्ध स्वर होते हैं वह स्वर जिनके उच्चारण में मुख के वृत्त के समान बंद रहता है, अर्थात सबसे कम खुलता है, वो हमारे कैसे स्वर कहलाते हैं? समृद्ध। जैसे ई, ऊ, इन सारी चीज़ों को उच्चारण करने में हमारा मुंह बहुत कम खुलता है। अगला है असमृद्ध, वह स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृद्ध स्वरों की तुलना में आधा बंद रहता है, ठीक है। तो ये आप भले ही आप समृद्ध, समृद्ध मतलब आधा बंद रहता है, समृद्ध मतलब पूरा बंद रहता है, ऐसे मतलब समृद्ध। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में, और कौन कौन वर्ड आते हैं ये पूछा भी जा सकता है। वैसे चांसेस तो उतना नहीं बन रहे हैं, बट हो सकता है कि एक आध पॉइंट पूछ ही लिया जाए, तो आप छोटा सा ध्यान में रख लीजिएगा एक बार। क्या करना है? विवृत स्वर लिख के अपना एक कॉपी में लिख लेना है, अर्धवृत्त लिख के अपना कॉपी में लिख लेना है। फिर बात करते हैं अर्धविवृत, वह स्वर जिनके उच्चारण में मुख्य विवृतों की तुलना में आधा और अर्धसमृद्ध स्वरों की तुलना में ज़्यादा खुलासा रहता है, वो अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं। अब नासिका के आधार पर अनुनासिक शब्द वह जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे सभी स्वर में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता। अनुनासिक स्वर वह होते हैं जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, ये अनुनासिक के उल्टा होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ, जिसमें चंद्र बिंदु की मात्रा होती है वो अनुनासिक स्वर होते हैं, ये ध्यान रखना। जिसमें चंद्र बिंदु या बिंदु की मात्रा होती है अनुनासिक होते हैं। अब यहाँ पे व्यंजनों का वर्गीकरण कर लेते हैं। हमने अभी तक स्वर में इतनी सारी चीज़ें देखी, तो मज़ा पढ़ने में बहुत आ रहा होगा, और आई होप कि आपको समझ भी आ रहा होगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी गई है। बस आपको घुमा फिरा के हमें कहने की आदत नहीं, जो भी है आपकी फटाफट बस टॉपिक पे ध्यान रखिए, बाकी उसको एक बार लिखते ज़रूर चलिएगा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। तो उच्चारण प्रश्न के आधार पर ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यंत्र को प्रयत्न कहा जाता है, और प्रयत्न 3 प्रकार के होते हैं। स्वर तंत्री में कंपन, स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन नाद गूंज के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए जाते हैं, एक सघोष और दूसरा अघोष। सघोष वर्ण मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में भारीपन नहीं होता रहता है, वो अघोष कहलाते हैं। जैसे का, चा, टा, ता, ये सारे वर्ड हैं आपके, नाम तो आप पढ़ लीजिएगा। सघोष जिसमें भारीपन रहता है भैया, वो हमारा क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। अब यहाँ पे आपका सघोष में आपका ये वर्ड जो है सघोष है। और अंतस्थ वर्ण, ये जरूर बहुत बार पूछा भी गया है कि अंतस्थ वर्ण क्या है, तो भैया ये यारा लावा जो आपके हैं ये क्या है? अंतस्थ वर्ण है। श्वास वायु की मात्रा, उच्चारण में वायु प्रक्षेप या श्वास वायु की मात्रा के दृष्टि से व्यंजनों के 2 प्राण होते हैं, मतलब 2 भेद होते हैं। एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण जिनके उच्चारण में श्वास मुख से अल्प मात्रा में निकले, वो हमारे अल्प प्राण होते हैं। जैसे हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, हने अल्प प्राण ध्वनियाँ कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। अब यहाँ पे जैसे का के बाद गा, अंगा, चा के बाद चा, छा छोड़ के जा, मतलब पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना।
अब यहाँ पे देखिएगा यारा लावा तथा सभी स्वर भी अल्पप्राण ही हैं। अब यहाँ पे महाप्राण क्या होता है? तो महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और अधिक मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण समस्त ऊष्म वर्णों का महाप्राण होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें ये आपका क्या है? महाप्राण है। अब आगे बात करते हैं कि मुख अवयव द्वारा श्वास को रोकने में, ठीक है, तो ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे जीव या अन्य मुख अवयव अनेक प्रकार से प्रयत्न करते हैं और इस आधार पे हम व्यंजनों को निम्नलिखित विभाजन किया गया है। तो स्पर्श वर्ण याद रखना, तो कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इन्हें स्पर्शी वर्ण कहते हैं। जो किसे? कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इन सारे स्पर्श मतलब कि स्थानों के स्पर्श से जब बोले जाते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखना का, चा, टा, ता, पा। अब ये चीज़ जरा ध्यान से देख लीजिएगा। का वर्ग का उच्चारण स्थान कभी कभार पूछता है तो कंठ। चा वर्ग का आप लोगों ने पढ़ा होगा अकु विसर्जनिया नाम कंठा, अगर किसी ने संस्कृत थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो शायद आता होगा। जैसे का वर्ग में आपका पूरा का वाला आ गया, खा, चा, टा, ता, पा, ये ध्यान रखना, का, चा, टा, ता, पा। हम लोगों ने भी ये का, चा, टा, ता, पा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब यहाँ पे कंठ, का वर्ग का कंठ, चा वर्ग का ताल, टा वर्ग का मूर्धा, ता वर्ग का दंत और पा वर्ग का ओष्ठ। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखना कि किसका है। अब यहाँ पे नासिक, नासिक मतलब जिन वाक्यों का उच्चारण स्थान करते समय मुख अवयव वायु को रोकते हैं परंतु वायु पूरी तरह से मुख से न निकलकर नाक से भी निकलती रहती है, उन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे अंगा, या, अणा, ना, मा, ये लास्ट वाले जो का, चा, टा, ता, पा में ये है ना, यहाँ देखिएगा, तो ये वाले जो लास्ट वाले मैं जो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लास्ट में ध्यान रखना, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? नासिक वर्ण कहलाते हैं। नासी नहीं समझ लेना, नासिक वर्ण है। स्पर्श संघर्षी मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण स्थान में वायु पहले किसी मुख्य अवयव से स्पर्श करती है फिर रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है। जैसे आपका ये वाला जो पार्ट है ये आपका स्पर्श वर्ण है। कौन सा? ये। अब यहाँ पे संघर्षी की बात करते हैं। जिन वाक्यों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या संघर्ष से उत्पन्न वायु से होता है उन्हें ऊष्म वर्ण व्यंजन कहते हैं। ये 4 प्रकार के तीनों सा और हा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ पे देखिए, ये अंडरलाइन में कर रहा हूँ, ये हमारा क्या कौन सा वर्ण कहलाते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखना, ऊष्म वर्ण, ऊष्म व्यंजन अगर कहेगा तो तीनों सा और हा ये हमारे ऊष्म कहलाते हैं। उच्छिप्त शब्द का अर्थ है उछला हुआ या फेंका हुआ। उच्छिप्त में आप देखिएगा, उछला हुआ मतलब फेंका हुआ। जिन वाक्यों के व्यंजनों के आधार जीभ का अग्रभाग मूर्धा को स्पर्श करके झटके से वापस आ जाए तो उसे उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। डा और ढा मतलब यहाँ पे ये चीज़ जरूर देख लीजिएगा। अंतस्थ वर्ण में यारा अलावा आपको पहले भी पढ़ चुके हो, अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। अब पार्श्विक का अर्थ है बगल का। जिस ध्वनि के उच्चारण में जीवा श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाए और वायु उसके अगल बगल से निकल जाती है उसे पार्श्विक कहते हैं। वाह, पार्श्विक और पार्श्विक बोलते हैं। और इसमें ला आपका जो है, ला जो है आपका, ये आपका कैसा है? पार्श्विक है, व्यंजन है। अब प्रकंपित है, प्रकंपित का अर्थ है कांपता हुआ। जिन व्यंजन के उच्चारण में जीवा का नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती रहती है, जैसे रा में बोलने में आपको कंपन होता है। अब लुंठित रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं क्योंकि रा के उच्चारण में जीवा लुढ़क कर स्पर्श करती है, इसीलिए लुंठित भी बोला जाता है। अर्ध स्वर में हिंदी में या वा ऐसी ध्वनियाँ हैं जो ना तो पूर्ण स्वर से हैं और ना पूर्ण रूपेण से वो व्यंजन है। ना तो पूर्ण रूप से वो क्या है? ना तो पूर्ण रूप से वो स्वर हैं और ना ही पूर्ण रूप से वो क्या है? व्यंजन है। यहाँ पे देखिए,
उनके उच्चारण में श्वास वायु को रोकने के लिए उच्चारण अवयव प्रयत्न करते हुए लेकिन प्रयत्न न के बराबर होता है, अतः ध्वनियाँ लगभग अवरोध रहित निकल जाती हैं। ये कैसा व्यंजन कहलाता है? संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। जैसे आप देखिएगा, जो 2 अक्षरों से मिलकर बना, संयुक्त मतलब कि मिलके किसी वर्ण से बनना। यहाँ पे ये देख लीजिए, आपका ता अदर रा से मिलकर बना है, ये चीज़ें। ऐसे ही स्रा जो है सा और रा से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरीके से आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैं एक बार इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप हाईलाइट पॉइंट ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे प्रयत्न आसान स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे कंठ व्यंजन, तो आप कंठ व्यंजन ध्यान रख रखिएगा कि उच्चारण स्थान में पूछ जाता था कि का वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आप प्यार से बोलिएगा कंठ व्यंजन, मतलब कंठ है, ठीक है। दूसरा तालव्य जब पूछेगा तो आपको पहले भी इससे बता गया है जब वर्ग बता रहा था। मूर्धन्य पूछेगा, मूर्धन्य मतलब मूर्धा, जब आप ये बताइएगा ये वर्ड जो है आपका क्या है, मूर्धा, ठीक है। और ये तालु का बीच ऊपर वाला तथा कठोर भाग को स्पर्श करने वाला से होता है, ठीक है। दंत में आप लोग पढ़ चुके हैं, जो ता वर्ग वाला है आपका पूरा दंत में आता है। वत्स में ना, नह, ला, सा, जा, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अगर ला आधा शा, जो आपका नीचे हलंत होता है, मतलब उसको आधा, हमेशा आधा अक्षर मानते हैं। जैसे आप पन्ना लिखते हैं तो आधा ना फिर पूरा ना हो जाता, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। पारंपरिक रूप से ना एवं सा को दंत कहा जाता है, किंतु इनका वास्तविक उच्चारण स्थान दांतों से ऊपर है, इसीलिए इसे वत्स में भी सम्मिलित किया गया है। ओष्ठ व्यंजन क्या होता है? जैसे पा, फा, बा, भा, मा, मा, ये ओठों से मिलाने वाले बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। दंतोष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ दोनों की मदद से जब बोला जाता है तो उसे दंतोष्ठ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपका फा और वा व्यंजन के दंत एवं नीचे ओष्ठ को मिलाने से उच्चारित होते हैं, इसलिए दंतोष्ठ व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा रहा आप पूरा सफ़र, आपके पूरे जो वर्णमाला था इसमें हमने एक एक पॉइंट को देखा है, और ख़ासकर अभी जितनी चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट लगी हैं मैंने उसको आपको हाईलाइट किया है। आई होप कि अगर आप हाईलाइट वाला पूरा कर लेते हैं तो आपका पूरा एक हिसाब से वर्णमाला तैयार है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए ही हिंदी की आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की जो हमने जिम्मेदारी ठानी है उसको जल्द ही जल्द हम लोग पूरा कर रहे हैं। और आई होप कि जितना आप अगर आप एक बार लिख के आप बिल्कुल अच्छे से रिवाइज बार बार कर ले रहे हैं तो आपका उतना ही, क्योंकि अपने पास दोस्तों ज़्यादा टाइम यूपीपी के लिए तो है नहीं। तो आई होप कि एक बार आप साथ ही में रिवीजन करते हुए अपना एक छोटा सा पेज पे एक सॉलिड नोट्स बनाते हुए, जैसे जो चीज़ें आपको नहीं होती हैं उसको आप लिख लेंगे, फिर दोबारा आप रिवीजन करेंगे तो उससे भी कम चीज़ें जो आपको ना आए बस वही लिखना है। अगर आ जा रही है तो बिल्कुल आप हाइलाइटर रख के लिख के रखिए कि उसको हाईलाइट कर लीजिए, जो नहीं आ रही है उसको आप ऑरेंज से कर दीजिए, रेड से कर दीजिए, जैसा आपको लगे सही इस तरीके से कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।